नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और पुतिन की हुई मुलाकात, 2+2 बैठक में 4 समझौतों पर लगी मुहर, चीन पाक हुए बेहाल। परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, परमवीर सिंह को अरेस्ट न किए जाने का आदेश रहा कायम, सीबीआई को सौंपी जाएगी जांच। भारत में ओमिक्रॉन के 17 और मामलों का पता चला, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, राजस्थान में पहली बार मामले आए सामने, बढ़ रहा है खतरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को मिला टीएमसी का समर्थन, अखिलेश के लिए प्रचार करेंगी, अगले महीने बनारस जाएंगी दीदी। हिंद प्रशांत में कम हो रही चीन की ताकत, क्षेत्र में बढ़ रहा है युद्ध का बड़ा खतरा। सबसे पहले बात करेंगे मोदी और पुतिन की पहली मुलाकात की। साल 2019 में ब्राजीलिया में हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से अलग हुई बैठक के बाद ये पीएम मोदी और पुतिन के बीच पहली मुलाकात है। यानी दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने 2 साल बाद फेस टू फेस बैठक की। उनकी इस यात्रा के कई खास मायने हैं। आपको बता दें कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हुई वार्ता में सबसे अहम मुद्दा रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम AK-203 राइफल की आपूर्ति का था, जो कि पूरा हो गया। भारत और रूस की 2+2 बैठक के दौरान 4 समझौतों पर अंतिम मोहर लगी। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत ऐसे समय खरीद रहा है जब इसको लेकर अमेरिका ने तुर्की से अपनी नजरें फिर रखी हैं और प्रतिबंध भी लगाए हैं। डॉक्टर साहब, आज पीएम मोदी के साथ पुतिन की पावरफुल मीटिंग थी, जिसमें कई टॉप एजेंडे थे जो कि पूरे हुए। क्या मायने रहे इसमें? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो तमाम लोग जो इस बात का आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरीके से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के सामने नतमस्तक हो गई है, उनको आज जवाब मिल गया कि देखिए कि तमाम अमेरिका के विरोध के बावजूद हमारे जो पुरानी दोस्ती रूस के साथ है वो अभी भी कायम है। तमाम तरह की धमकी, तमाम तरह की उस तरह की बातें कि भाई अगर आप S-400 अगर आप रूस से लेते हैं तो आपके ऊपर प्रतिबंध का सामना करना पड़ जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका में इस तरह के कानून हैं। उन सब को भी लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रूस के साथ न सिर्फ दोस्ती कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। तो ये एक तो आरोप डोमेस्टिकली और जो विदेश से भी जो कुछ आवाज़ें आती थी कि पूरी तरीके से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के पीछे पीछे चलती है भारत की सरकार, वो आज खत्म हो गया। दूसरी बात कि इस मीटिंग के दौरान जो सबसे बड़ी बात हुई है कि भारत ने चीन के जो एजेंडे हैं, जो उनका डिज़ाइन है, किस तरीके से वो एक्सपेंशनिज्म करना चाहता है, इसके ऊपर भी बातचीत हुई और जो भारत का कंसर्न है उसको साफ साफ बताया। और ये जो ज़मीन की भूख है चीन की, उसको लेकर के हमने, हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने सारी बातें रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि हमने रूस के साथ दो टूक होकर के अपनी कंसर्न, अपनी बातचीत और सारा कुछ रखा है। अब इसमें खतरा किसको है? ये चीन और पाकिस्तान में बैठे जो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो आर्मी है, वो ये सोच रही होगी कि भाई ये क्या है। ये जो शख्स है प्रधानमंत्री मोदी, ये अमेरिका से भी सारी रियायतें ले लेता है, टॉप का डिफेंस सिस्टम भी वो रूस से भी ले लेता है। मैंने तमाम तरह की विश्व शक्तियों के साथ भारत किस तरह से मेंटेन कर पा रहा है उस बैलेंस को, ये अपने आप में हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सक्सेसफुल स्टोरी की एक, उसको कह सकते एग्जाम्पल है। जी डॉक्टर साहब, अब बात परमवीर सिंह को मिली राहत पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। परमवीर सिंह को अरेस्ट न किए जाने का आदेश कायम रखा गया है। अरेस्ट न करते हुए और परमवीर सिंह पर कोई कार्रवाई न करते हुए जांच शुरू रखने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि परमवीर सिंह पर लगे आरोपों की जांच पुलिस न करके अन्य जांच एजेंसियों को दे दी जाए। आपको बता दें कि परमवीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने सेवा से निलंबित किया है। निलंबन के आदेश की कॉपी परमवीर
सिंह को मिल चुकी है। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये राहत नहीं मिलती तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी थी। आज उसकी अवधि खत्म हो गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर सबकी नजरें लगी हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को अरेस्ट न करने के आदेश को आगे तक कायम रखा है। डॉक्टर साहब, परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, अब आगे होगा क्या? देखिए, आज जो सुनवाई हुई उसमें एक बहुत बड़ी बात हो गई। इस दौरान हुआ ये कि जब बातचीत चल रही थी तो जज साहब ने कहा कि भाई ये जो पूरा केस है, जबकि ऑलरेडी वसूली कांड को सीबीआई जांच कर रही है, तो क्यों ना ये जो तमाम आरोप परमवीर सिंह के ऊपर लग रहे हैं वो जांच भी सीबीआई को दे दी जाए। अब जैसे ही जज साहब ने इस बात को कहा, जो कंबाटा साहब हैं, महाराष्ट्र स्टेट के जो वकील हैं, उनके तो पसीने आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। अभी जो सीबीआई का जो हेड है, जो चीफ हैं, वो उस समय डीजीपी थे जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, और इसलिए इसके ऊपर जो है वो सीबीआई ढंग से इस पर जांच करे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी तहकीकात में ऐसा भी हो सकता है कि वो एक आरोपी के रूप में, एक गवाह के रूप में सीबीआई डायरेक्टर को पेश किया जा सकता है। तो तमाम तरह की चीज़ें हुई। 3 बातें जो समझने की है वो ये कि परमवीर सिंह को उद्धव ठाकरे सरकार गिरफ्तार करना चाहती, वो नहीं कर पाएगी। दूसरी बात ये कि तमाम जो अलग अलग सीआईडी, मुंबई पुलिस और ये जो जांच के जो सिलसिला 4-5 केसेस के अंदर जो शुरू किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, उसमें इनको राहत ये मिली है कि उसमें किसी में चार्जशीट दायर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दी है। आपको कहा है आपको जांच करना, आप जांच करते रहे, लेकिन इसमें कोई फर्दर कोई चार्जशीट दायर आप नहीं कर सकते। तो वहां भी एक झटका लगा। परमवीर सिंह को आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। परमवीर सिंह पूरी तरह से खुली छूट मिल गई है। अब 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है कि तमाम जो इसमें लोग हैं, महाराष्ट्र की सरकार, परमवीर सिंह और सीबीआई, इन तीनों को कहा गया है कि 3 हफ्ते के अंदर अपनी अपनी एफिडेविट जमा करें। और ये बताते हुए आज की सुनवाई बंद हुई कि ये सारी जो कवायद जो होगी उसमें इस केस को सीबीआई को सुपुर्द किया जाए, ऐसा संकेत सुप्रीम कोर्ट के वजह से मिल रहा है। ये उद्धव ठाकरे सरकार, शरद पवार, अनिल देशमुख के लिए आज बहुत बड़ा झटका रहा। जी डॉक्टर साहब, अब बात ओमिक्रॉन वायरस की कर लेते हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे के बाद राजस्थान में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। बड़ी बात यह है कि राजधानी जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज सामने आए हैं। कुल 9 मरीजों में नया वेरिएंट देखने को मिला है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन का एक मामला दिल्ली में भी मिला है। धीरे धीरे मामले और भी बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली तक ओमिक्रॉन वायरस का पहुंच जाना कितना बड़ा चिंता का विषय है? सरकार को क्या जरूरी कदम उठा लेने चाहिए? देखिए, अब वी आर जस्ट इन द फ्रंट ऑफ थर्ड वेव। तीसरी लहर जो कोरोना के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसके मुहाने पे आकर के खड़े हो गए हैं। इसी तरीके से दूसरी बार जो शुरू हुई थी, दूसरा लहर जो आया था, किस तरह से तबाही मची थी, किस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रम्बल कर गया था, हम लोग ठीक तीसरी लहर के सामने खड़े हैं। और ये बात जितने भी जो एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि फरवरी और मार्च के महीने के दौरान ये पीक पे चला जाएगा। जिस हिसाब से हिंदुस्तान में आपने देखा कि दूसरे वेव में किस तरह से दिक्कत हुई, इस बार और उस बार में फ़र्क बस इतना है कि आज की जो खबर आई है कि 50% से ज़्यादा लोग 2 वैक्सीनेशन उनका हो गया है। तो एक तो वैक्सीनेशन है, तो डबल वैक्सीनेशन वाले लोगों को जो ये जो नया वेरिएंट है उसके ऊपर असर तो हो सकता है, लेकिन इतना असर नहीं होगा कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाएं या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो पहला चीज़ ये कि सरकार को, जो सरकार ने वादा किया था उस हिसाब से ज़्यादा लोगों को आप वैक्सीनेशन करें। जी। नंबर 2, तमाम ऑक्सीजन और जो दवाइयाँ और जो बेड्स हैं उसकी जो किल्लत होने वाली है उसके लिए अभी से ही इंतज़ाम करना ज़रूरी है। और तीसरा जो सबसे अहम पहलू है कि लोग बड़े लापरवाह हो गए हैं। आप सड़कों पे, बाज़ार में, हर जगह जाते हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने का ये जो कवायद जो शुरू है उसको आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए। और चौथा जो अहम बात है
कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग को अलाउ नहीं करना चाहिए। सरकार को इमीडिएटली इन सब चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और जो 5-5 राज्यों में जो चुनाव का जो तमाशा हो रहा है, ठीक उसी वक्त होगा जब ये पीक पे होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, सबको उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या इस इलेक्शन को कोरोना के थर्ड वेव के बाद जब ये खत्म हो जाता है तब किया जाए या नहीं किया जाए। आसमान नहीं गिर जाएगा कि जो 5 राज्यों में जो सरकार जो है वो 5 साल से कुछ दिन आगे चली जाए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर ममता बनर्जी की राजनीति पर। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का इरादा टीएमसी जाहिर कर चुकी है और बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी और सपा एकजुट होने का प्लान कर चुकी हैं। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी जाहिर किया है कि सिर्फ वही एक हैं जो न सिर्फ मोदी का मुकाबला कर सकती हैं बल्कि उन्हें हरा भी सकती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के दौरे की तैयारी में जुटी हुई हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये महागठबंधन हो भी जाए तो भी क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी ममता बनर्जी? देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी एक ऐसी प्लेग है कि जिसके साथ वो खड़ी होगी वो पार्टी नॉर्थ इंडिया में ध्वस्त हो जाएगी। बनारस आए, स्वागत है उनका। टीएमसी चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी बाकायदा मुस्लिम इलाकों में रैलियां करें, भीड़ भी जुटे और वोट भी पाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये सवाल तो जरूर पूछेगी कि जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो किस हैसियत से ये ममता बनर्जी यूपी के लोगों को गुंडा बता रही थी। ये पूछा जाएगा ममता बनर्जी से कि चुनाव के बाद जिस हिसाब से आपकी जीत के जश्न में आपने हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करने दिया, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनी रही और ये सारी चीजें वहां का हाईकोर्ट चीख चीख के कह रहा है कि आपने अत्याचारियों के साथ कोई पनिशमेंट उसे नहीं दिलवाया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया और जो लोग पीड़ित थे उनको ही आपने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में इलाज नहीं, सरकारी राशन मिलने से भी आपने मना कर दिया, सरकारी सुविधाएं सारी बंद कर दी कि चूंकि आपको उन लोगों ने वोट नहीं दिया क्योंकि आप लोग हिंदू थे, इसलिए आपके साथ ये अत्याचार होगा। कि किस हिसाब से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए बंगाल में रहते हुए, तो ये सारी चीजें होंगी। और मैं तो देखना चाहूंगा कि अखिलेश यादव किस हिम्मत से वो ममता बनर्जी के साथ कैंपेन करते हैं। ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये शरद पवार 1 घंटे की मुलाकात के बाद यू टर्न लेना पड़ा, उनको जो है माफी मांगनी पड़ी, ममता बनर्जी से हाथ छोड़ना पड़ा, कांग्रेस के शरण में जाना पड़ा। अखिलेश यादव अगर ये गलती करते हैं, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान छोड़ देंगे इस चुनाव को जितवाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात चीन की कर लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति कम हो रही है, इस वजह से युद्ध का बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। एक नई रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। सिडनी स्थित विदेश नीति थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने 26 देशों का एक इंडेक्स जारी किया है जिसमें यह साफ है कि किस तरह कोरोना वायरस महामारी ने बीजिंग की शक्ति को कम कर दिया है। साथ ही युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत ही नहीं, कई देश चीन से नाराज हैं और उसके सामान पर भी बैन लगा चुके हैं। डॉक्टर साहब, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ताकत कम हो रही है और युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी को अच्छे तरीके से उसको अंकित कर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं कि जब कभी भी 2 शक्तियों के बीच बैलेंस रहता है, युद्ध नहीं होते हैं, शांति तभी स्थापित होती है। अब जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान था, तो आपको याद होगा जब हम लोग छोटे हुआ करते थे कि हिंदुस्तान ने ये हवाई जहाज खरीदा, ये फाइटर प्लेन खरीदा, पाकिस्तान ने भी खरीद लिया, हिंदुस्तान ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, उन लोगों ने भी कर दिया। मतलब ये कि आप बैलेंस बना करके रखते थे, इसलिए युद्ध नहीं होते थे। जब कभी भी ये बैलेंस, ये थ्योरी है कि जब कभी इस तरह के बैलेंस बिगड़ते हैं तो वहां युद्ध होता है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भाई कमजोर होता चला जा रहा है
ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में, ये क्या है? तो साउथ चाइना सी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, हिंदुस्तान है, फिलीपींस है, ये तमाम कंट्रीज़ है, जापान है। इन कंट्रियों, इन देशों के चक्कर में चीन जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, बिजनेस सिकुड़ता चला जा रहा है। कई राज्यों ने, कई देशों ने सामान बैन कर दिया, हिंदुस्तान ने भी बैन कर दिया है। और ये बार बार इस बात को मैं कहता हूँ कि चीन अपनी सारी आजमाइश कर लेगा, अपनी सारी कवायद कर लेगा बॉर्डर के ऊपर, तो कभी ये कभी वो बातचीत, सारे तिकड़म वो अपना लेगा। लेकिन चीन हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने से पहले 1001 बार सोचेगा। वो हिंदुस्तान से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये क्यों, इसे भी आप समझ लें। चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सामान बनाता है, पूरी दुनिया में अपने सामान को बेचता है। भारत इतना बड़ा मार्केट उसे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर आप भारत से पंगा लेते हैं और ये मार्केट आपके लिए बंद हो जाता है, आप कहां बेचोगे? आपका सामान कहां बिकेगा? और आपका सामान अगर नहीं बिकेगा तो आपकी आमदनी कैसे होगी? और इसीलिए इसी तरह का एग्जाम्पल्स, ये जो तमाम जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो तमाम कंट्रीज जिनके नाम मैंने लिए, उन जगहों पे भी चाइनीज़ गुड्स के ऊपर इस तरह का बैन लग रहा है। इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। और जब ये बैलेंस बिगड़ेगा तो युद्ध का खतरा बिल्कुल मंडराएगा। और जो हिसाब किताब चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है कि जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे कुछ घंटों के बाद शायद ये घोषणा की जाए कि जो चीन के अंदर बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रहा है, उसमें अमेरिका उसको बायकॉट करने का फैसला कर रहा है। कई देशों ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तल्ख रिश्ते हैं सुपर पावर्स के बीच, वो युद्ध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।